Hello everyone. In this video, we will discuss about the summary of Fire Sermon. This is the third book of The Wasteland, which was written by T.S. Eliot. I have already made the two videos of The Wasteland. जो वेस्टलैंड पोयम है जो टी.एस. एलियट ने लिखी थी, उसकी जो पहली और दूसरी बुक है अ गेम ऑफ चेस, और एक और जो फर्स्ट बुक है उसकी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ये जो वेस्टलैंड है उसकी जो है वो 5 बुक हैं। उसकी थर्ड बुक जो है वो है द फायर सर्मन। तो उसकी आज हम समरी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये है द river paint is broken, the last fingers of leaf clutch and sink into the wet bank. The wind crosses the brown land, unheard, the nymphs are departed. तो इन लाइनों में जो है वो जो पोएट है वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, जो एलियट है वो ये बोल रहा है कि वो एक रिवर है, थेम्स रिवर, जो लंदन की बहुत ही फेमस रिवर है, उस रिवर की बात कर रहा है। वो जो रिवर है उस रिवर के जो शोर है उसके किनारे पे लीव्स जो है वो क्या है, बिखरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आया है और जो लीफ है वो क्या है, बिखरी हुई है उसकी वेट बैंक में, यानी सूखे बैंक में। तो यानी कि वो एक ऐसी पिक्चर हमें प्रदर्शित कर रहा है कि तूफान आया हुआ है, यानी कि नेगेटिव पिक्चर हमें प्रेजेंट कर रहा है। और इसके अलावा नाइम्स आर डिफॉल्टेड दो एंड द विंड क्रॉसेस द ब्राउन लैंड अनहियर्ड। जो विंड है वो क्या है, सुनाई नहीं दे रही है, एंड द नाइम्स आर डिपार्टेड, यानी कि जो नाइम्स होती हैं वो क्या है, यहाँ से जा चुकी हैं, उस रिवर से बाहर जो है वो जा चुकी हैं। आगे की लाइनें हैं, द रिवर्स बियर स्वीट themes run softly till I end my song. The river bears no empty bottles, sandwich papers, silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends, or the testimony of summer nights. The nymphs are departed, and their friends, the loitering hires of city directors, departed, have left no addresses. So ये जो फर्स्ट लाइन है, द स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, ये जो दिस लाइन वाज टेकन बाय द प्रोथैलेमियन रिटन बाय द एडवर्ड स्पेंसर से ये ली गई है, क्योंकि जो प्रोथैलेमियन है उसके हर एक स्टैंजा के लास्ट में ये पोयम, ये जो लाइन है वो मेंशन है। तो एलियट ये बताना चाहता है, टी.एस. एलियट बताना चाहता है कि एडवर्ड स्पेंसर ने भी जो है वो थेम्स रिवर की बात करी थी और एलियट भी थेम्स रिवर की बात कर रहा है, लेकिन स्पेंसर की जो रिवर थी और जो एलियट की रिवर है वो काफ़ी डिफरेंट है। इसमें जो है वो स्पेंसर की जो रिवर है थेम्स रिवर के बारे में बात कर रहा है कि उस समय उसकी जो रिवर थी उसकी रिवर में जो है ना तो कोई एम्प्टी बोटल्स थी, ना सैंडविच के पेपर्स थे, ना कोई हैंडकरचीफ था, ना कार्डबोर्ड बॉक्स थे, ना सिगरेट्स था, ना ही कोई ऐसा लगता था कि वहाँ कुछ लोग आकर जो है वो उन्होंने मौज मस्ती करी है, उसकी कोई निशानी हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जो एलियट जो जिस थेम्स रिवर की बात कर रहा है उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद है उस रिवर के किनारे पे। और जो एलियट की रिवर है, थेम्स रिवर है, उसमें नाइम्स जो है वो वहाँ से जा चुकी है। इसके अलावा जो एलियट ने जिस थेम्स रिवर की बात करी है उसके अंदर जो है वो क्या है, कुछ लोग आए हुए हैं, और वो लोग कैसे हैं, वो लोग जो है वो इधर उधर आवारा लोग नहीं हैं, वो लोग जो है वो हायर्स हैं ऑफ सिटी डायरेक्टर्स, यानी कि वो बहुत ही अमीर लोग हैं जिन्होंने ये सारी गंदगी वहाँ पर फैलाई है, और वे यहाँ चली गई हैं बिना कुछ अपना सबूत छोड़े कि वे लोग कौन थे। लेकिन उन चीज़ों को देखकर ऐसा लगता था कि वो किसी प्रिविलेज्ड फैमिली से बिलोंग करते थे। तो यानी कि इसमें वो ये कहना चाहता है कि किस तरीके से मॉडर्न ज़माना जो है वो, मॉडर्न जो सोसाइटी है वो क्या हो गई है, वो इस तरीके से हो गई कि वो अपने नेचर का ध्यान नहीं रख रही है। तो इस तरीके से वो इलियट इस सेंटेंसेस, इस इन लाइनों के माध्यम से वो ये बताना चाहता है कि जो आज का जो मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न सोसाइटी है, वो कितना चेंज हो गई है। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज, by the water of lemon I sat down and wept. Sweet Thames run softly till I end my song.
Sweet themes run softly, for I speak not loud no or long, but at my back in a cold blast I hear the rattle of bones and chuckles spread from ear to ear। यानी कि इस लाइन में, बट द वाटर ऑफ लेमन आई सेट डाउन एंड वेप्ट, यानी कि जो उस थेम्स रिवर का जो वाटर है वो कैसा हो चुका है, लेमन की तरह खट्टा हो चुका है। और वो ये सब देखकर, मॉडर्न सोसाइटी की जो सिचुएशन है उसको देखकर वह उस रिवर थेम्स के पास बैठ गया और रोने लगा। और यहाँ पर वो वही है, एडमंड स्पेंसर की जो पोएम है प्रोथैलामियन, उसी की लाइन को रिपीट किया गया है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जब वह वहाँ पर बैठकर रो रहा था तो उसे ऐसा लगा कि कोई बहुत ही वॉलेंट पर्सन उसके पीछे जो है वो खड़ा हुआ है, और एक तरीके से जो है वो उसे एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है और उसे ऐसा लगता है कि जो बोन्स हैं वो क्या हो गई, स्प्रेड हो गई है, जो बोन्स हैं क्या है, इधर उधर बिखर गई हैं। Now the next line, a a rat crept softly through the vegetation, dragging its slimy belly on the bank, while I was fishing in the dull canal on a winter evening round behind the gas house, musing upon the king my brother's wreck and on the king my father's death before him। तो इसके अंदर क्या है, जो इलियट है वो क्या कर रहा है, थेम्स रिवर के किनारे जो है वो क्या कर रहा था, वो फिशिंग कर रहा था। तो ए रैट कैप्ट सॉफ्टली थ्रो द वेजिटेशन, यानी कि एक जो चूहा है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे ड्रैग इट्स स्लिमी बैली ऑन द बैंक, बैंक के सहारे, बैंक के किनारे वो धीरे धीरे क्वारल कर रहा है। वाइल आई वॉज फिशिंग इन द डल कैनाल, वाइल आई कौन है इसमें, आई जो है वो इलियट है। जब इलियट जो है वो क्या कर रहा था, फिश कर रहा था, तब उसने एक रैट को देखा किनारे से जाते हुए। ऑन अ विंटर इवनिंग, एक विंटर की इवनिंग में, बिहाइंड द गैस हाउस के पीछे, म्यूजिंग अपॉन द किंग्स माई ब्रदर्स व्रिक। और जब वह किसके बारे में सोच रहा था, वह सोच रहा था द किंग माई ब्रदर्स व्रिक। किंग्स माई ब्रदर विक्स का मतलब इसमें जो है वो रेफरेंस लिया गया है शेक्सपियर का एक जो प्ले है टेम्पेस्ट, उसके बारे में। टेम्पेस्ट की स्टोरी क्या थी, जो मैजिशियन था फोस्फेरो, उसने एक जो है वो स्ट्रॉम बुलाया था अपने ब्रदर्स की शिप को क्या करने के लिए, तबाह करने के लिए, क्योंकि उसके ब्रदर ने उसको क्या कर दिया था, देश से निकाल दिया था। तो उसी की स्टोरी इसमें, उसी का रेफरेंस इसमें लिया गया है कि जो किंग्स माई ब्रदर्स व्रिक, जब वह शेक्सपियर की स्टोरी सोच रहा था तब क्या होता, जो एक रैट है वो क्वारल कर रहा था अलोन द शोर। नेक्स्ट लाइन, the white bodies nacked on the low damp ground and bones cast in a little low dry granite, rattled by the rat foots only ear to ear। तो इसके अंदर की डेड बॉडीज़ का रेफरेंस इसमें जो है वो दिया गया है कि स्टॉर्म के बाद जब वो शिप जो है वो शिप क्रैच हो गई थी, तो उसके बाद जो कुछ डेड बॉडीज़ उस आइलैंड पे आकर जब गिरी थी, तो उस डेड बॉडी की इसमें बात जो है वो की गई है। ठीक है, और वे जो डेड बॉडी है उस रिवर के पास, यानी कि थेम्स रिवर के पास आकर, मतलब इसका मतलब यह है कि लंदन में क्या होता था, लंदन की इसमें सिचुएशन के बारे में बताया गया है कि जो डेड बॉडीज़ होती थी वो थेम्स रिवर के पास आकर जो है वो गिर जाती थी, उनके बोन्स को जो है वो रैट अपने पैरों से इधर उधर कर रहा था। तो यानी कि इस इन पॉइंट्स में इलियट रियली वांट्स यू टू नो दैट द थेम्स एंड लंदन इज़ नो लॉन्गर द ऑसम ब्यूटीफुल प्लेस दैट सम पोइट्स हैव मेड इट आउट टू बी। यानी कि इसमें जो है वो इलियट ये बताना चाहता है कि जो थेम्स और रिवर है वो अब क्या है, अच्छे देश नहीं रह गया, अच्छी जगह नहीं रह गई, वहाँ पर हमें डेड बॉडीज़, ठीक है, और बेकार बेकार चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज, but at my back from time to time I hear the sound of horns and motors, which shall bring Sweeney to Mrs. Potter in the spring. On the moon shone bright on Mrs. Potter's and on her daughter. They washed their feet in soda water। और ये जो लास्ट की लाइन है वो फ्रेंच में लिखी गई है। तो इस लाइन के अंदर जो स्पीकर है वो ये कहना चाहता है दैट ही हियर द साउंड ऑफ हॉर्न्स एंड मोटर्स विच विल ब्रिंग समवन नेम्ड स्विनी टू मिसिस पॉटर। कि वह क्या करता है, हॉर्न्स और मोटर्स की आवाज़ सुनता है, और स्विनी जो है वो एक गाड़ी में आता है, किसके पास आता है, मिसिस पॉटर के पास आता है। तो ये जो लाइन है वो पार्लियामेंट ऑफ बीज एक वर्क है जो कि जॉन डे ने लिखा था, इससे ली गई है।
ये लाइन जो है, ये जो लाइन है वो हमें बताती है कि इस प्ले, ये जो पार्लियामेंट ऑफ बीस है, इस प्ले के अंदर एक्टेडन एक्टेडन जो है वो, ये एक्टेडन एक करेक्टर है, ठीक है। वो क्या करता है, लड़खड़ाता हुआ जो है वो डायना के ऊपर आकर गिरता है जब वह रिवर में बात कर रही होती है। और जब वह एक्टेडन इसके ऊपर आकर गिरता है तो जो है वो नॉइजेस होती है, हॉर्न्स की और हंटिंग की नॉइस होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो ये स्विनी है वो क्या है, एक्टाडन है, और मिसेस पॉटर जो है वो डायना है। इसका रेफरेंस यहाँ दिया गया है। लेकिन एक्टाडन और डायना जो है वो क्या कर रही हैं, होली वाटर यानी कि जो एक रिवर का वाटर है, रिवर में बात कर रही हैं। लेकिन वो किस में, लेकिन ये दोनों स्वीनी और मिसेस पॉटर किस में बात कर रही हैं, ये जो है सोडा वाटर में बात कर रही हैं, ठीक है, बाथिंग कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक जो फ्रेज है, बट एट माई बैक फ्रॉम टाइम टू टाइम आई हियर, ये जो लाइन है वो एंड्रू मार्वल की एक पोयम है, टू हिज कोई मिस्ट्रेस, जो कि इग्नू की ही किताब में एक पोयम है। उसकी एक लाइन है, वो लाइन है, एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स ब्रिंग चारों हरिंग हियर। यानी कि इसके उससे रेफरेंस इसके अंदर का ये लाइन जो है वो वहाँ से ली गई। तो हम देख सकते हैं कि टी.एस. इलियट ने क्या करा है, अलग अलग पोयम्स से रेफरेंस लिए हैं इस वर्क को लिखने के लिए। और उसके बाद हमारी ये जो लास्ट की लाइन है, ये जो हमारी लास्ट की लाइन है, ये लाइन जो है वो फ्रेंच में लिखी गई है, ठीक है। और इस लाइन का मतलब है एंड, इस लाइन का मतलब क्या है, एंड ओ दोज चिल्ड्रन, एंड ओ दोज चिल्ड्रंस वॉइसेस सिंगिंग इन द डोम, सिंगिंग इन द डोम। इस लाइन का मतलब जो है वो ये है, यानी कि ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है, ये वाली लाइन जो है वो ये कहाँ से ली गई है, वो पॉल वर्लेन एक फ्रेंच पोएट था, उसने जो है वो एक वर्क लिखा था जिसके अंतर्गत एक नाइट था, उस नाइट का नाम था पार्सिफल, ठीक है। वो पार्सिफल ने अब जितनी भी सेक्सुअल टेम्पटेशन थी, तो सेक्सुअल टेम्पटेशन को रोक लिया था ताकि वह होली वाटर पी सके, ठीक है। तो इसी का रेफरेंस यहाँ पर लिया गया है कि जिस तरीके से पार्सिफल जो एक नाइट्स हैं उसने अपने आप को रोक लिया था सेक्सुअली टेम्पटेशन से, लेकिन आज का जो ज़माना है, वो जो मॉडर्न सोसाइटी है, वो अपने आप को रेसिस्टेंस नहीं कर पाती है, अपनी डिग्निटी नहीं बचा कर रख पाती है, और सेक्सुअली वो क्या है, इंडल्ज है। आगे की जो लाइनें हैं वो लाइनें हैं, ट्वीट 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 जग 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 सो रूटली फोर्स्ड द टीरियो। ये जो लाइन है वो लाइनें जो हैं वो इलियट ने एक फिलियोमिलिया का रेफरेंस दिया था। इसकी स्टोरी ये थी कि फिलियोमिलिया की जो सिस्टर है उसका जो हस्बैंड है उसने फिलियोमिलिया के साथ रेप किया था और उसके बाद उसकी जीभ काट दी थी ताकि वो किसी को अपनी स्टोरी ना बता सके। तो फिलियोमिलिया ने जो है वो एक दीवार पर और कागज़ पर लिखकर अपनी ये बात अपनी बहन को बताई थी, और फिर इसकी बहन और फिलियोमिलिया और उसकी बहन ने मिलकर उस जो राजा जो आदमी था उसको सज़ा दी थी। तो उसके बाद फिलोमिलिया को एक वरदान मिला था कि वह जो है वो बहुत ही अच्छा गाना गा सकेगी, और वह जो है वो एक नाइटिंगेल बन गई, ठीक है। तो इसका रेफरेंस यहाँ पर जो है वो फिलोमिलिया की स्टोरी ही बताई गई है, और इसमें बताया गया है कि दिस लाइन ब्रिंग्स अस बैक टू द आइडिया ऑफ सेक्स एज समथिंग हॉरेबल एंड वायलेंट। यानी कि जो सेक्स की यहाँ पर बात की गई है कि सेक्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा रूडली है और बहुत ज़्यादा फोर्स्ड है, और मॉडर्न जनरेशन अपने आप को इस सेक्सुअली इंडल्ज होने से अपने आप को जो है वो नहीं रोक पा रही है। तो ये जो ट्वीट 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 और जग 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 जो वर्ड हैं वो नेगेटिव वर्ड हैं, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं वो रेफ़र कर रही हैं टू द मोरोनिक ट्विंस विच पॉल्यूट द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो वर्ड्स हैं वो पॉल्यूट कर रही हैं मॉडर्न वर्ल्ड को। और इसके अलावा ये जो यहाँ पर फॉर्मली दिस सडन fragment also has the effect of refrain because it is a phrase that Eliot returns to so he can remind us of the fact that beauty might still be around us but we are unable to see or hear it। तो यहाँ पर फिलोमिला का रेफरेंस देके वो ये कहना चाहता है कि ब्यूटी हमारे सामने है लेकिन हमें नहीं पता कि वो एक्चुअल में ब्यूटी है। जैसे फिनोमिलन ही एक्चुअल में नाइटिंगेल है, लेकिन बहुत सारे कम लोगों को ये पता है कि नाइटिंगेल एक्चुअल में फिनोमिलन ही है। नेक्स्ट लाइन है, अनरियल सिटी अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ विंटर मोन मिस्टर यूगिनट्स द सैमरन merchant unshaven with a pocket full of cronants
SIF London documents at site asked me in geometric French to lunch at the Cannon Street Hotel followed by a weekend at the Metropole। यानी कि अनरियल सिटी इसमें जो है वो लंदन को बताया गया है कि वो लंदन जो है वो अनरियल सिटी है, यानी कि वो बहुत ही बेकार सिटी हो चुकी है। और अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ विंटर नून, अगर हम ये आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर ब्राउन फॉग का मतलब क्या है। फॉग कैसी होती है, वाइट कलर की होती है, लेकिन ब्राउन फॉग यानी कि वहाँ पर इतना गंदा ही वो प्लेस हो चुकी है वो लंदन कि क्या है, ब्राउन जो फॉग है वो भी वाइट से कैसे हो गई है, ब्राउन हो गई है। तो वहाँ पर एक आदमी आता है, उस आदमी के बारे में इसमें बताया गया है कि एक मर्चेंट है, ठीक है, वह एक मर्चेंट है, एक आदमी, और उस आदमी का नाम है मिस्टर यूकिनट्स। उसके वह अनशेवन है, यानी कि उसने शेव नहीं करी है, और उसके पास जो है वो पॉकेट्स में ड्राइड फ्रूट्स हैं, कर्नेट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स उसके पॉकेट में हैं। और वह जो है वो क्या करता है, आस्क्ड में इन डोमेटिक फ्रेंच, वह मुझसे डोमेटिक फ्रेंच में पूछता है, क्या पूछता है कि वह मेरे कि तुम मेरे साथ कैनन स्ट्रीट होटल में चलोगे वीकेंड में। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लेस है कैनन स्ट्रीट होटल, वो उस समय का बहुत ज़्यादा नोटोरियस प्लेस था, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअली चीज़ें जो है वो यहाँ पर होती थी। यानी कि ये जो प्लेस था वो एक तरीके से सीक्रेट मीटिंग प्लेस था, वेयर मैन वुड हुक अप विद वन अनदर सेक्सुअली, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर वो बताना चाहता है, और इलियट इस प्लेस को अच्छा नहीं मानता था। तो इस तरीके से वो यहाँ पर ये रेफरेंस करना चाहता है कि किस तरीके से वहाँ के लोग जो है वो फ्रीली जो है वो सेक्स के बारे में बात क्या करते थे। और यहाँ पर जो है वो ये जो आदमी है यूकिनट्स, वो टर्की से है। तो एक तरीके से रेसिज्म जो होता है उसकी भी बात इसमें बताई गई है। जो नेक्स्ट लाइन है आपकी वो है, एट द वायलेंट आवर when the eyes and back turn apart from the task, when the human engine waits like a taxi throbbing waiting। यानी कि इसमें जो है वो वहाँ के डेली लाइफ के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से वायलेंट आवर, यानी कि लोग जो है वो क्या करते हैं, अपने डेस्क से अपने आंखों को ऊपर करते हुए अपने घर की ओर जा रहे हैं। यानी कि वो इसमें बताया गया है कि लोग काम पर जाते हैं, और जब उनका काम खत्म हो जाता है, जिस टाइम भी उनका ऑफिस टाइम खत्म होता है, उसको वायलेंट आवर बताया गया है। वे अपनी आंखों को ऊपर देखते हैं, पीछे की तरफ देखते हैं, और क्या करते हैं कि टर्न अपवार्ड फ्रॉम द डेस्क से अपार ऊपर उठ जाते हैं, और ह्यूमन इंजन का वेट करते हैं। यानी कि व्हेन द ह्यूमन इंजन वेट्स, ह्यूमन इंजन जो है वह पर मॉडर्न लोगों को ह्यूमन इंजन बताया गया है, वे जो है वो अपने घर की तरफ जाने को तैयार हैं। नेक्स्ट लाइन है, आई टीडियसिस blind throbbing between two lives, old man with wrinkled female breast can see at the violent hour the evening hour they strive homeward and bring the sailor home from sea। सो टीरियासिस की जो स्टोरी है वो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वेस्टलैंड में। टीरियासिस की स्टोरी ये होती है, आई थिंक मैंने आप जो पहले की 2 वीडियो बनाई हैं उसमें इसकी स्टोरी बताई है। टीरियासिस की स्टोरी ये होती है कि वो एक आदमी होता है जो कि 2 स्नेक्स को सेक्स करते हुए देख लेता है, इंटीमेट होते हुए वह देख लेता है, और उसके बाद उन्हें क्या करता है, डंडे से उन दोनों को क्या करता है, मारता है। तो फिर इससे जो एक गॉडेस होती है, उस गॉडेस का नाम जो होता है वो होता है हीरा। वो जो होती है वो इससे नाराज़ हो जाती है, और वो उसको कहती है कि तुम 7 साल तक औरत बनकर रहोगे। उसके बाद जब वो 7 साल तक औरत बन के जब वो अपना टाइम पूरा कर लेता है, तो हीरा और जीस उसका जो हस्बैंड होता है उसका नाम होता है जूअस। तो जूअस उससे ये पूछता है कि जो है वो सब इंटर्म जो फिज़िकल रिलेशनशिप होता है उसको सबसे ज़्यादा इंजॉय कौन करता है, मैन या वुमेन। तो टीरियसिस जवाब देता है कि वुमेन। तो इससे हीरा दोबारा से उसे ऑफेंड हो जाती है और उसे दोबारा से क्या कर देती है, ब्लाइंड कर देती है। लेकिन जूस को उस पर दया आ जाती है और वह उसको एक वरदान देता है कि वह जो है वो आगे की चीज़ें देख सकता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरी की पूरी पोएम जो है वो टीरियसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताई गई है कि उसे ये पावर है कि वह जो है वो विल बी फ्यूचर को वह देख सकता है, आगे आने वाले जो फ्यूचर है वो उसको देख सकता है। तो उस वह देखकर ये बता रहा है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो वो ये कहता है कि मैं टीरियसिस में ब्लाइंड हूँ, और मैं 2 लाइफ्स के बीच में, आदमी और औरत के लाइफ्स के बीच में जो है क्या कर रहा हूँ, झूल रहा हूँ। मैं एक ओल्ड मैन हूँ, और एक व्रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट जो है वो मेरे पास है। और एट द वॉलेंट आवर होता है शाम के टाइम में, जब इवनिंग आवर हो जाता है, सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और जो सेलर भी है वो अपनी सी से अपने
घर की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है आपकी, द टाइपिस्ट होम एट टी टाइम clear her breakfast lights, her stove and lay out food in tins. Out of the window, perilously spread, her drying combination touched by the sun's last ray. On the divan are piled at night her bed, stocking slippers, camisoles and stay. इसके अंतर्गत एक वुमन जो टीरियसिस है, वो क्या कर रहा है कि वो विजन बता रहा है, अपना विजन बता रहा है कि वो क्या देखता है। वो ये देखता है कि एक वुमेन है, वो वुमेन क्या कर रही है, अपने वर्क से वापस आई हुई है और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट ले रही है। अपने स्टोव पे उसने अपना ब्रेकफास्ट चढ़ाया है, ठीक है, अपने खाने को टिन में वो रख रही है और विंडो पे, आउट ऑफ द विंडो, विंडोज़ में उसके जो है वो क्लॉथ जो है वो क्या रही हैं, सन की लास्ट रे पे सूख रही हैं। और उसके घर में स्टॉकिंग, स्लीपर्स, कैमिसोल्स, स्टे, यानी कि सारे के सारे जो उसका डेली जो काम होता है, चॉइस जो होता है, वो उसके बारे में बता रहा है। Now, the next line is, I, Tiarasis, old man with wrinkled tucks, perceived the scene and foretold the rest. I too awaited the unexpected guest. तो यानी कि इसमें वो ये बता रहा है कि जो टीरियसिस जो है वो ये बता रहा है कि मैं जो है वो, टीरियसिस बता रहा है कि अब उस घर में क्या होता है, कि वो अपनी सीन के बारे में बता रहे हैं कि वो वहाँ पर क्या देखता है। फोटोल द रेस्ट, आगे की स्टोरी को बताता है कि एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट उस घर के अंदर आता है। तो अनएक्सपेक्टेड गेस्ट कौन होता है? अब वह जो आदमी होता है, वह आदमी जो है वो कौन होता है, इसके बारे में वो आगे बताता है कि he the young man Carbuncular arrives, a small house agent clerk with one bold stare, one of the low on whom's assurance sits as a silk hat on a Bradford millionaire. यानी कि वह आदमी जो है कार्बन कूलर है। यानी कि कार्बन कूलर क्या होता है कि वह, उसका फेस बहुत ही बेकार सा है, पिंपल्स उसके फेस पे हैं, यानी कि वो आदमी सुंदर नहीं है और वह छोटे से हाउस में एक क्लर्क का काम करता है। उसकी जॉब भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन वह बोल्ड स्टेयर दे रहा है, यानी कि वो अपने आप को ऐसे दिखा रहा है कि मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब करता हूँ। तो यानी कि वो ये बताना चाहता है कि किस तरीके से मॉडर्न पीपल है वो छोटे, लेकिन वो अपने आप को उस तरीके से शो करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट पर हैं। वन ऑफ द लो ऑन सच इंश्योरेंस सिट्स एज ए सिल्क हैट ऑन ब्रैडमैन्स मिलेनियर, यानी कि वो इस तरीके से अपने आप को शो ऑफ कर रहा है कि वह एक मिलेनियर है। तो ये इस तरीके से जो इलियट है वो क्या कर रहा है, मॉडर्न ज़माने के, जो मॉडर्न समय है उसके बारे में बता रहा है कि लोग अपने आप को किस तरीके से देखते हैं। The time is now propitious as he guesses. The meal is ended. She is bored and tired, and was to engage her in caresses which still are unreproved if undesired. यानी कि अब टाइम क्या हो चुका है, उसे अब वो आदमी क्या करता है, उसे लगता है कि अब टाइम जो है वो बिल्कुल प्रोपेट है, यानी कि बिल्कुल सही है, उसे ऐसा लगता है। अब वो लड़की, औरत जो है, जो यंग वुमन जिसका वो अपार्टमेंट है, वो खाना अपना एंड कर चुकी है, वो बहुत ज़्यादा बोरो टायर्ड हो गई है, लेकिन वह आदमी उसको एंगेज करके रखता है। किस में एंगेज करके रखता है? फिजिकल रिलेशनशिप, फिजिकली वो उसको एंगेज करके रखता है, बट शी इज़ नॉट विलिंग फॉर दिस रिलेशन, बट ही फोर्स्ड हर टू डू दैट। ठीक है, वो उसको एंगेज करके रखता है, बट शी इज़ नॉट रेडी। उसके बाद तो है विच स्टिल आर अनरिप्रूव्ड इट इफ़ अनडिजायर्ड, यानी कि उस तरीके से वो ये दिखाना चाहता है, जो पोएट है वो ये दिखाना चाहता है, डज नॉट Tilly does not think much of modern romance. It's all just a bunch of poor, uneducated people having their ugly sex. तो इस तरीके से वह उस समय के जो मॉडर्न रोमांस है उसको दिखाता है इलियट, किस तरीके से मॉडर्न समय में जो है वो रोमांस एक तरीके से बदनाम हो चुका है। Flushed and decided, he assaulted at once, exploring hands encounter no defense. His vanity requires no response एंड मेक्स अ वेलकम ऑफ इंडिफरेंस। यानी कि इस लाइन में वो बता रहा है कि अब वो आदमी जो है वो उसके फिजिकल होने के बाद क्या करता है, उसको फ्लस्ट करता है और क्या करता है, असोल्ट करता है उसको, यानी कि उसको मोलेस्ट करता है, उसके साथ मारपीट करता है, लेकिन वह अपना डिफेंस नहीं करती है, नो डिफेंस। उसे लगता है कि वह कोई डिफेंस नहीं कर रही है। तो इस तरीके से वह क्या कर रहा है, यंग मैन जो है वो अपनी मैस्कुलिनिटी दिखा रहा है उसके ऊपर। तो इस तरीके से बताएगा कि किस तरीके से जो है वो
मॉडर्न टाइम पे जो है वो मॉडर्न रोमांस जो है वो किस तरीके से बदनाम हो चुका है, डिफेम हो चुका है वो, और किस तरीके से जो है वो वुमेन्स को असॉल्ट किया जाता है। और now the next line is, and I, Tiresias, have for suffered all enacted on this same divan or bed. I who have sat by Thebes below the wall and walked among the lowest of the dead. यानी कि अब टीरियासिस जो है वो अपने आप को क्या महसूस कर रहा है कि उसे अपनी जो ये जो शक्ति है कि वो भविष्य को देख सकता है, उसको लेके वो बहुत दुखी है कि क्योंकि उसने वो सब चीज़ें देखी है वो नहीं देखना चाहता था। तो वो ये कहता है कि मैं जो है वो सब चीज़ें नहीं देखना चाहता था, लेकिन उसकी वजह से, वरदान की वजह से उसे अब सब चीज़ें जो है वो क्या कर रही है, देखनी पड़ रही हैं। bestowed on final patronizing kiss and drops his way finding the stair unlit। उसके बाद तो क्या करता है वो आदमी जो है वह उसको लास्ट किस करता है, और उसके बाद वह टीरियसिस की तरह क्या करता है, नीचे जो है वो स्टेयर से चला जाता है। अनलिट यानी लाइट जो है वो आउट हो चुकी है और वह आदमी जो है स्टेयर से नीचे चला जाता है। नाउ she turns and looks a moment in the glass, hardly aware of her departed lover. Her brain allows one half formed thoughts to pass. Well, now that's done and I'm glad it's over। यानी कि उसके बाद वो जो औरत क्या करती है, वो औरत जो है वो टर्न होती है और क्या करती है, ग्लास में यानी कि मिरर में देखती है, और वह उसे ये भी नहीं पता है कि वह जो आदमी है जिसको वह एक अपना लवर बोलती है वह जा चुका है, यानी कि उस आदमी को वह लवर बोल रही है जिसको वह जानती तक नहीं है। तो इस तरीके से वो ये बताना चाहता है, जो पोइट है वो आइडिया ऑफ मॉडर्न लव के बारे में बताना चाहता है। हर ब्रेन अलोज वन हाफ फॉर्म थॉट्स इज टू पास। उसका जो ब्रेन है उसमें थॉट आया है कि वह अब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वेल नो दैट्स डन आई एम ग्लेड इट्स ओवर। यानी कि वो बहुत खुश है कि ये सब चीज़ें जो अभी हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है। यानी कि द गर्ल इज़ नॉट ऑल दैट ब्राइट एंड हर ब्रेन only allows one half formed thoughts to pass, which is well now that's done and I'm glad it's over। It means the poet is trying to tell us that this girl has no deep thoughts of any kind and she does not have enough intelligence to resist sex that she does not want। She is completely passive in every way, blowing through life like a shopping bag in the wind। When lovely woman stops to folly and pace about her room again alone, she smooths her hair with automatic hand and puts a record on the gramophone। After this, she gets up and उसके बाद उसने क्या करा, अपने आप को सुधारना शुरू करा। उसने अपने रूम को सही करा, अपने हेयर्स को अपने हैंड से ही सही करा, और ग्रामोफोन्स में जो है वो क्या करने लगी, अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करने लगी या फिर गाने जो है वो सुनने लगी। तो इस तरीके से दिखाता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वह दोबारा से अपने डेली रूटीन में लग गई। द म्यूजिक क्रेप्ट by me upon the waters and along the strand of Queen Victoria Street। O city, city, I sometime hear beside a public bar in Low Thames Street the pleasant winning of a Madeline। यानी कि अब टीरियसिस जो है वो स्टोरी उस औरत जो टाइपिस्ट वुमेन है उसकी स्टोरी से बाहर निकलकर दूसरी स्टोरी बता रहा है कि वह उसको म्यूज़िक की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। कहाँ से? एंड अलोन द स्टैंड ऑफ क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट। क्वीन विक्टोरिया एक स्ट्रीट है, वहाँ से वह सुन सकता है, क्या सुन सकता है कि एक पब्लिक बार है, बाहर से जो है वो एक प्लीजेंट वाइनिंग ऑफ मेडोलिन, यानी कि प्लीजेंट जो है वो साउंड आ रही है बार से। एंड ए क्लैटर फ्रॉम विद इन and a clatter from within, where fishermen long at noon, where the walls of Magnus mattered, hold inexplicable splendor for Leonian white and gold। यानी कि उस बार के साथ में ही क्या है, एक चर्च, मतलब जो शहादत, जहाँ पर एक मैग्नस जो शहीद हुआ था उसकी जो है वो एक चर्च टाइप भी बना हुआ है। ठीक है, तो वो ये बताता है कि किस तरीके से जो चर्च है और जो बार है वो बिल्कुल पास पास में जो है वो बनी हुई है। तो यानी कि वो मॉडर्न टाइम की वो बताता है कि किस तरीके से लोग जो है वो इन दोनों चीज़ों को एक साथ रख रहे हैं। तो वहाँ की मेंटलिटी को वह बताना चाहता है।
The river sweets oil and tar, the barkers drift while the turning tide, red sails white to leeward, swing on the heavy spur to barkers wash drifting logs, down Greenwich Reach, past the Isle of Court, वियाला लेक्स। यानी कि इसके अंतर्गत बताया गया है द ये जो लाइन है वो इलियट ने एक पोयम जो है वो उससे ली गई है, जर्मन में वो पोयम लिखी गई थी। ये जो लाइन है द सॉन्ग इज अबाउट, जहाँ से ये लाइन ली गई थी वह जो सॉन्ग है उस सॉन्ग में सॉन्ग इज़ अबाउट वुमेन बाय अ रिवर, एक रिवर एक वुमेन का सॉन्ग गा रही है और वो जो रिवर है वो राइन रिवर है, बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर है। लेकिन इलियट ने यहाँ जिस रिवर की बात करी है वो थेम्स रिवर है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है वो रिवर स्वेट कर रही है और इसमें ऑयल और टार है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो पोल्यूटेड रिवर है। ठीक है, तो उसमें उस रिवर की वो बात जो है वो इलियट बताना चाहता है। और वालिया वालिया जो है वो एक तरीके का जर्मन वर्ड ही है, वो भी क्या है उसी पोयम से लिया गया है। Elizabeth and Leicester beating oars, the stern was formed a gilded shell, red and gold. The brisk swell rippled with shores. Southwest wind carried downstream the peals of bells, white tone. यानी कि ये जो लाइन है वो लाइन दिस लाइन टॉक्स अबाउट अ सीन फ्रॉम द लाइफ ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट एंड हर लवर लॉर्ड रॉबर्ट द अर्ल ऑफ लिएस्टर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट और लिएस्टर जो है वो दोनों के दोनों वे दोनों लवर थे और इन दोनों लवर्स की स्टोरी के बारे में बताया गया है। ठीक है, इन दोनों का जो लव है वो क्या है नोवेयर है, कहीं भी नहीं है। जिस तरीके से वो टाइपिस्ट वुमेन और जो वो पिंपल जो मैन था, जो पिंपली मैन था, उसके बीच में कोई भी उनका जो लव है वो कहीं भी नहीं जाने वाला था, कहीं कोई मतलब ही नहीं था। इसी तरीके से एलिजाबेथ और लिकेस्टर्स का लव भी था और वे दोनों क्या कर रही हैं, वे दोनों जो है वो एक वे दोनों जो है वो एक शिप में बैठी हुई हैं और पोटेंशियल मैरिज के बारे में बात कर रही हैं। अब जो पोएट है उसने ये सीन कहाँ से लिया है, एक बुक है द डिज़ाइन ऑफ एलिजाबेथ विच वाज रिटन बाय फेमस ब्रिटिश हिस्टोरियन नेम्ड जेम्स एंटोनी फ्रोड। उसमें बताया गया है कि वह रिकाउंट करता है एक मोमेंट को अबाउट एलिजाबेथ एंड लॉर्ड रॉबर्ट ऑन ए बार्ज ऑन द थैम्स इन विच दे डिस्कस अ पोटेंशियल मैरिज, जिसमें वो पोटेंशियल मैरिज की बात कर रही हैं। ठीक है, और वे दोनों क्या कर रही हैं, शोर्स के ऊपर साउथ वेस्ट विंड उस समय चल रही है, स्ट्रीम्स में वो सा रही हैं और पोटेंशियल मैरिज की बात कर रही हैं।